आज मैं स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको ये देखना है हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज टू बी जनरेटेड बाय यूजिंग द मैग्नेट। एक्चुअली में जो अल्टरनेटिंग करंट आपको मिल रही है वो अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके बनाई जा रही है। कैसे, ये हम लोगों को देखना है। यहाँ फैराडे का ऑब्जर्वेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। फैराडे ने ये देखा था कि अगर हम एक मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराएं तो फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द कॉइल चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल के चेंज होने से उसमें एक ईएमएफ और एक करंट आएगी। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया और एक्सपेरिमेंट को मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट कहा गया। तो देखते हैं मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट इन्फेरेंसेस क्या है। उनको रूल में बाउंड किया उन्होंने और रूल में बाउंड करने के बाद सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया वाईफाई का, जो आज हम लोग वायरलेस फाइडेलिटी यूज करते हैं जो रिमोट यूज करते हैं, जो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन एंड कंट्रोल यूज करते हैं, उसका प्रिंसिपल इन्होंने जनरेट किया। तो इनका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इनका ये कहना था कि आप एक बार मैग्नेट लीजिए। हमने एक बार मैग्नेट लिया, इसको 4 बार बनाना पड़ेगा। एन एन एस एंड एस, हम पार्ट ऑफ मैग्नेट यहाँ दिखा रहे हैं। ये पूरा मैग्नेट है, हमने सिर्फ एस को डिस्कस करना है तो एस यहाँ शो कर रहे हैं। इन्होंने इस मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराया। देखिए कॉइल ऐसे है, ये बहुत सारे टर्न लगे हुए हैं और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है टू शो द डिफ्लेक्शन। करंट होगी तो डिफ्लेक्शन होगा, करंट नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। देख, ये एक कॉइल है यही टर्न की, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है और हम एस का इन्फ्लुएंस देखने वाले हैं। हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा है और एन को मूव करा के हम इन्फ्लुएंस देखने वाले हैं यहाँ की क्या हमें मिलेगा, करंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे ने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नियर द कॉइल मूव कराया। जैसे ही नियर द कॉइल मूव कराया तुरंत उन्हें यहाँ डिफ्लेक्शन मिला और जब वो मैग्नेट के एन को मूव कराते थे अवे, ये टुवर्ड मूव कराया था, ये अवे मूव कराते थे तो देखते थे डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी और जब मैग्नेट को रेस्ट में रखते थे तो कोई करंट नहीं मिलता था। यही काम एस के लिए है। उससे पहले जब एन को ये मूव कराए नियर द कॉइल तो उन्हें ऐसा लगा कि इससे यहाँ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ और साथ में उन्हें ऐसा लगा कि एन के पास आने का अपोज हो रहा है। मतलब जैसे इसमें करंट सर्कुलेट करेगी फेसिंग एरिया टू द नॉर्थ, अगर नॉर्थ बना होता ड्यू टू करंट फ्लो, क्यों करंट फ्लो हुई, कितनी हुई, यही तो कैलकुलेट करना है। तो एक मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराने पर कॉइल में करंट फ्लो होती है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसी को एक्सप्लेन करना है। अब उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जब एंड ऑफ द मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराए तो यहाँ करंट आई, डिफ्लेक्शन शो हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि एन को रिपेल किया जा रहा है। एन को रिपेल तब किया जाएगा जब फेसिंग एरिया एन बना होगा और एन बनने का मतलब करंट सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज रहा होगा। इस तरीके से करंट सर्कुलेट की होगी। फेसिंग एन हो गया तो इधर से एस हो जाएगा। जब वो एन को वापस ले जाते थे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कॉइल मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा हो। अगर कॉइल मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू करंट सर्कुलेशन तो इसका मतलब ये साउथ पोल बना होगा यहाँ पे। अगर ये साउथ पोल बना होगा तब ये एन के दूर जाने को अपोज करेगा और अगर ऐसा है तो दिख रहा है करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो चुकी है। यानी कि पहला इन्फरेंस क्या है, मैग्नेट के एन को नियर द कॉइल मूव कराने पर मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिला जिससे कंफर्म हुआ देयर इज करंट इन द सर्किट और साथ में उन्हें फेस हुआ कि ह्यूज रिपल्सन है। ह्यूज रिपल्सन के केस में फेसिंग एरिया को एन बनाना होगा और एन बनाते ही आपको करंट सर्कुलेशन पता चल गया। यही चीज जब वो एन को मूव करा रहे थे अवे, तो जैसे ही अवे मूव कराए फिर से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिला
करंट आई और उन्हें ऐसा लगा कि एन के दूर जाने का अपोज हो रहा हो। इसका मतलब है जो करंट यहाँ थी उसने फेसिंग एरिया टू द एन को साउथ पोल बनाया होगा। अगर साउथ बनाया तो आप देख रहे हैं पहले के रिस्पेक्ट में अभी करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। यही काम उन्होंने एस के लिए किया। जब एस को नियर द क्वाइल, टुवार्ड द क्वाइल, नियर द क्वाइल एंड टुवार्ड इट मूव कराया तो उन्होंने देखा कि यहाँ मोमेंट्री डिफ्लेक्शन मिलेगा और जैसे ही डिफ्लेक्शन मिला एस को रिपल्सन फेस हुआ। रिपल्सन फेस होने का मतलब कि जो भी करंट इसमें आई उसकी वजह से अगर फेसिंग एरिया साउथ पोल बनता तो साउथ पोल बनते ही रिपल्सन आ जाता और साउथ पोल बनते ही करंट की डायरेक्शन आपको मिल जाती और ये डायरेक्शन होती क्लॉक वाइज, ये डिफ्लेक्शन मिलता ऐसे। और जब एस को नियर द क्वाइल इन्होंने मूव कराया अवे फ्रॉम द क्वाइल तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई और डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होने के साथ ही उन्हें ऐसा लगा कि ये अट्रैक्ट हो रहा है बाय दिस क्वाइल। अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो फेसिंग एरिया को नॉर्थ बनना चाहिए था। अगर नॉर्थ बना लेते तो उस केस में हमें दिख रहा है करंट की डायरेक्शन ऐसी मिलती। करंट की ये जो डायरेक्शन मिली देखिए अपोजिट टू दिस है। अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ इन्फेरेंसेस लिए, उसी इन्फेरेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, रूल्स बनाएंगे और रूल्स पर हम वाईफाई यानी रिमोट कंट्रोल, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन और बहुत से छोटे छोटे प्रिंसिपल और फाइनली करंट प्रोडक्शन हम लेंगे जो डैम पर या जो हम डायनेमो चला करके करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पहला इन्फेरेंस ये था, इन चारों में एक चीज कॉमन था, जितना फास्ट ये मैग्नेट को मूव कराते थे नियर द क्वाइल आइदर टुवर्ड और अवे उतना ज्यादा करंट यहाँ मिलती थी। यानी हायर इज द मोमेंट ऑफ मैग्नेट हायर इज द जनरेटेड ईएमएफ। अगर कहीं भी करंट होती है तो हम कहते हैं देयर इज एन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स विच इज मोटिवेटिंग द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस वी आर गेटिंग द करंट। तो एक मैग्नेट को जितना क्विक आप नियर द क्वाइल मूव कराते हैं उतना ज्यादा करंट आता है। दूसरा, जब एन पास आया तो एन के पास आने का अपोज हुआ, जब एन दूर गया तो एन के दूर जाने का अपोज हुआ। जब एस पास आया करंट आई तो तुरंत इसने एस के पास आने का अपोज किया और जब एस हटाए तो करंट आई और करंट आने के साथ ही उसने ऐसा पोलैरिटी इंड्यूस किया इन द क्वाइल कि एस के दूर जाने का अपोज हो। क्या इन चारों में ये चीज कॉमन नहीं है कि एन के पास आने से करंट आई तो एन के पास आने का अपोज हो रहा है बाय गिविंग द रिपल्सन। एन के दूर जाने से करंट है तो तुरंत अट्रैक्ट कर रहा है यानी एन के दूर जाने का अपोज हो रहा है। एस के पास आने की वजह से है तो एस बना के अपोज कर रहा है। मतलब जो करंट इंड्यूस होती है, जो करंट डेवलप होती है इन द क्वाइल वो उस काज को अपोज करती है जिस काज से डेवलप हुई है। तो फर्स्ट क्या था, क्विकर इज द मोमेंट हायर इज द ईएमएफ एंड हेंस हायर इज द करंट। सेकंड क्या है, जब करंट इंड्यूस होती है तो उस काज को अपोज करती है जिस काज से डेवलप हुई है। अगर मैग्नेट के पास आने से डेवलप हुई है तो पास आने का अपोज करेगी, अगर मैग्नेट के दूर जाने से प्रोड्यूस हो रही है तो दूर जाने का अपोज करेगी। क्यों, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हम मैग्नेट और कॉइल दोनों को साथ मूव कराएं यानी whenever there is no relative motion then there is no EMF and hence there is no current, यानी कि अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है, या तो दोनों अप्रोच करने चाहिए या दोनों रिसीड होने चाहिए या एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का सेपरेशन घटना या बढ़ना चाहिए, यानी कि जब रिलेटिव मोशन होता है तभी करंट इंड्यूस होती है। और लास्ट इन्फेरेंस था नो मूवमेंट, यानी अगर हम मैग्नेट और कॉइल को रेस्ट में रख दें तो उस केस में कोई भी ईएमएफ एंड हेंस करंट नहीं मिलेगी। यानी यहाँ हमारे पास जो इन्फेरेंसेस है वो ये कि जितना फास्ट हम मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराएंगे उतनी ज्यादा करंट होगी। करंट जब इंड्यूस हो जाएगी तो उस काज को अपोज करेगी जिस काज से डेवलप हुई है। मैग्नेट के पास आने से करंट है तो पास आने का अपोज करेगी, दूर जाने की वजह से करंट है तो दूर जाने का अपोज करेगी। और रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल होना चाहिए। और अगर मैग्नेट और कॉइल रेस्ट में है यानी कि नियर द कॉइल हमने एक मैग्नेट को फ्रीली रख दिया है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो उस केस में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। इसको बोलते हैं इन्फेरेंसेस और इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। और फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग द करंट बाय मूविंग द मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी इस इन्फेरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया
कि जब आप एक मैग्नेट को नियर द क्वाइल रखते हैं तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस है वो उस क्वाइल से मैग्नेटिक फ्लक्स बाउंड कर देती हैं। जिस तरीके से चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसी तरह मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर हम मैग्नेट के पास एक क्वाइल रख दें तो मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस क्वाइल के साथ एक फ्लक्स बाउंड कर रही है। कितना? इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन बी इंटू ए विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर एट एनी एंगल पर है तो बी ए कॉस थीटा लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते थे। तो यहाँ एक मैग्नेट को नियर द क्वाइल रखने पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है। अब क्वाइल को पास ले गए या क्वाइल को दूर ले गए तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया चेंज होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मान लेते हैं हम इस मैग्नेट को अवे टू द क्वाइल ले गए, अवे टू द क्वाइल ले गए तो अभी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस वो कम हो गई। ये देखिए देख, तो अगर इनिशियली फ्लक्स वाज φ1 एट अ टाइम t1 और अभी हम मैग्नेट को दूर ले गए या मैग्नेट को पास ले आए तो φ2 फ्लक्स लिंक्ड है एट द टाइम t2। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया? φ2 माइनस φ1। चेंज इन टाइम कितना हो गया? डेल टी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो गया? डेल फाई बाई डेल टी। जब इसका डायमेंशन निकाला गया तो दिस इज कमिंग एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मींस जब मैग्नेट को नियर द क्वाइल मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन पर सेकेंड EMF इंड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगा देता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। अब इस EMF को लिखा गया as the minus n del phi by del t, where n नंबर ऑफ टर्न है। एक टर्न तो वन पाई, दो टर्न 2 पाई, तीन टर्न 3 पाई, चार टर्न 4 पाई, एन टर्न n पाई, दैट इज NBA। मीन्स अगर डेल पाई इज द चेंज इन फ्लक्स थ्रू वन क्वाइल तो n क्वाइल या n टर्न के क्वाइल में जो टोटल फ्लक्स चेंज होगा विल बी द n डेल पाई, और डेल टी से डिवाइड कर दीजिए। माइनस क्यों लगा? ये बात याद रखने के लिए माइनस लगाया गया कि जो करंट इंड्यूस होगी वो उस कार्ड का अपोज करेगी जिस कार्ड से डेवलप हुई है। यानी माइनस ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन से करंट जनरेट होगी, वो करंट उस कार्ड को अपोज करेगी जिस कार्ड से डेवलप हुई है। इसका मतलब है हमने EMI का बेसिक जान लिया कि एक मूविंग मैग्नेट फ्लक्स लिंक करता है इन अ कॉइल जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट करता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएशन से एक EMF डेवलप होता है। ये EMF इलेक्ट्रॉनों को ड्रिफ्ट कर देता है और इलेक्ट्रॉनों के ड्रिफ्ट होते ही करंट मिल जाती है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब जो करंट यहाँ आई उसकी हमें वैल्यू चाहिए और हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए उन इन्फेरेंसेस का जिसमें हमने कहा क्विकर इज द मोमेंट, हायर इज द करंट। हमने कहा वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन देन देयर इज अ करंट। हमने कहा कि करंट इंड्यूस होने के बाद उस कार्ड को अपोज करेगी जिस कार्ड से डेवलप हुई है। इनको एक्सप्लेन करना चाहिए, इनको एक्सप्लेन करना होगा। इनको अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमारे पास अब आ रहा है एक्सप्लेनेशन, यानी कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो क्लियर है कि मैग्नेट को नियर द क्वाइल मूव कराने पर फ्लक्स वेरिएशन से करंट इंड्यूस होती है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब ये कितनी करंट इंड्यूस होती है और इस में ये अपोज का क्या चक्कर है, ये चीज हमें एक्सप्लेन करना है, यानी फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉज में अगर आए तो फर्स्ट लॉ को न्यूमैनन लॉ कहते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। न्यूमैनन लॉ कहता है, यानी फैराडे ने दो रूल दिए मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जिसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर सकते थे। इसको बोला गया फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनका कहना था जब आप एक मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराएंगे तो फ्लक्स वेरिएशन शुरू हो जाएगा। फ्लक्स वेरिएशन पर सेकेंड जो होगा, φ1 फ्लक्स इन टाइम t1, φ2 फ्लक्स इन टाइम t2, चेंज इन फ्लक्स इन टाइम डेल टी, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। ये एक टर्म से है, अगर ये n टर्म कंटेन कर रहा है तो टोटल चेंज इन फ्लक्स विल बी द n del phi by del t।
ठीक है, और एक माइनस लगा दीजिए ताकि ये बताए कि जब आप मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करेगा तो एक करंट इंड्यूस होगी और वो उस काट को अपोज करेगी जिस काट से डेवलप हुई है। अगर ये मैग्नेट पास आ रहा था तो एन बना के रिपेल करेगी यानी अपोज, और अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा था तो तुरंत करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके एस बनाएगी और एन को अट्रैक्ट करके इसके दूर जाने का अपोज करेगी। नाउ दिस वाज द ईएमएफ डेवलप्ड। ये तो हम लोगों ने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया था कि जो ईएमएफ होता है वो न्यूमेरिकली माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी होता है। अब इस ईएमएफ से कितनी करंट आएगी? अगर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, इसको पूरा खोल के अगर लेंदी बना देते तो एक रेजिस्टेंस वायर है, इसका एक रेजिस्टेंस होगा, तो करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज की जगह ईएमएफ है और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आर, यानी जो करंट इंड्यूस होगी, जो करंट फ्लो होगी, दैट विल बी द ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ इज द माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी बाई आर। यहां से आपको करंट मिल गया माइनस एन बाई आर डेल फाई बाई डेल टी। ये करंट डेवलप होती है मैग्नेट को नियर द कॉइल मूव कराने पर। डेल टी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आई इंटू डेल टी, ये हो जाएगा माइनस एन बाई आर डेल फाई। चार्ज, करंट इंटू टाइम इज द चार्ज, कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, यानी कितने चार्ज मूव कर रहे हैं ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन, उसका अमाउंट हो गया माइनस एन बाई आर डेल फाई। यानी कि फैराडे फर्स्ट लॉ से ईएमएफ, करंट एंड मूविंग चार्ज की इंफॉर्मेशन मिली। फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ लेंज लॉ के नाम से जाना गया। पहला जो था वो न्यूमैनन के नाम से जाना गया, न्यूमैनन लॉ, ठीक है, और दूसरा वाला लेंज लॉ के नाम से जाना गया, लेंज लॉ। इसमें यह कहा गया, इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया कि क्यों जब करंट डेवलप हो जाती है तो उस काज को अपोज करती है जिस काज से डेवलप हुई है। उसका रीजन दिया गया, जब मैग्नेट को नियर द कॉइल आप मूव कराते हैं, करंट आती है तो वो करंट मैग्नेट को इसलिए अपोज करती है, मैग्नेट के पास आने या मैग्नेट के दूर जाने को, कि इस अपोज के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ता है और जो वर्क आप करते हैं वही वर्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। आप ही सोचो कि अगर यहाँ करंट आती और ये एन को अट्रैक्ट कर लेता तो आप मैग्नेट छोड़ देते, मैग्नेट खुद ब खुद अट्रैक्ट होता हुआ कॉइल में एंटर कर जाता और आपको कंटिन्यूअस करंट मिलती रहती। इसका मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से करंट जो इंड्यूस होती है वो उस काज को अपोज करती है जिस काज से डेवलप हुई है। कैसे? अगर एन के पास आने से करंट इंड्यूस हुई तो तुरंत इसने उस इंड्यूस्ड करंट से नॉर्थ पोल बनाया, नॉर्थ पोल बना के मैग्नेट के पास आने का अपोज किया। इस प्रोसेस में हमें वर्क करना पड़ा। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द मैग्नेट नियर द कॉइल वाज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द कॉइल। इस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन को शो करने के लिए लेंज लॉ या फैराडे सेकंड लॉ जनरेट हुआ। यानी जब एक मैग्नेट कॉइल के पास मूव करता है तो वो कॉइल उस मैग्नेट के पास आने या दूर जाने को अपोज करता है। इस प्रोसेस में वर्क डन होता है, ये वर्क डन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है और ये एनर्जी कंजर्वेशन को शो कर रहा है। इस तरीके से फैराडे ने टू रूल्स में, न्यूमैनन लॉ एंड लेंज लॉ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। अब आइए उन इन्फेरेंसेस के बारे में, जो इन्फेरेंसेस हमने लिए थे, क्या वो यहाँ इन डिस्कशन से, मैथमेटिकल डिस्कशन से एक्सप्लेन हो जाएंगे? आंसर हाँ। अगर आप मैग्नेट को मूव नहीं कराएंगे तो डेल फाई तो जीरो हो जाएगा ना। अगर मैग्नेट फिक्स कर दिए, ना पास ले जा रहा है ना दूर ले जा रहा है, तो नंबर ऑफ लाइन फिक्स हो गई, यानी फ्लक्स फिक्स हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो इंड्यूस्ड चार्ज भी तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा, जब नंबर ऑफ लाइन कांस्टेंट होंगी थ्रू द कॉइल, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और अगर चेंज इन फ्लक्स जीरो हुआ तो चार्ज इंड्यूस नहीं होंगे, मूव नहीं करेंगे, अकॉर्डिंगली करंट नहीं मिलेगी। दूसरा, क्विकर इज द मोमेंट, हायर इज द करंट। अगर आप क्विकर मोमेंट ले रहे हैं, क्विक, तो क्विक का मतलब डेल टी टेंड्स टू जीरो,
यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइंस आर चेंजिंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, डेल फाई बाई डेल टी इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट मतलब करंट इनफाइनाइट हो जाएगी। तो क्विकर इज द मोमेंट, हायर इज द करंट। जितना क्विक आप मैग्नेट को मूव कराएंगे नियर द कॉइल, उतना ज्यादा करंट डेवलप होगी। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया क्विकर इज द मूवमेंट, हायर इज द करंट। हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हम मैग्नेट और कॉइल का रिलेटिव मोशन ना लें तो फ्लक्स वेरिएशन जीरो हो जाएगा, फ्लक्स वेरिएशन के जीरो होते ही इंड्यूस्ड चार्ज जीरो हो जाएगा। इस तरीके से फैराडे ने बहुत सिंपल वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन किया। अब समझिए कि हम बिजली कैसे बनाते हैं डैम पर। हम डैम पर पानी रोकते हैं हाइट पर और अब उसको गिरने देते हैं। नीचे आर्मेचर कॉइल होती है, ये देखिए ये एक हमने पेपर ले रखा है, इसके ऊपर हम कॉपर का टर्न लगाने वाले हैं, इसके ऊपर हम कॉपर का टर्न लगाने वाले हैं। तो ये कॉपर का टर्न अगर लगा दिए इसके चारों ओर तो ये हो गया आर्मेचर कॉइल, इसको बियरिंग पर माउंट करने वाले हैं। तो देखिए ये हो गया दिस, ये आर्मेचर कॉइल हो गया, इसको बियरिंग पर माउंट कर दिया। नाउ दिस इज फ्री टू रोटेट, ये फ्री टू रोटेट है। अब डैम से इसके ऊपर पानी गिरेगा, इसके ऊपर जैसे ही पानी गिरेगा ये तेजी से ऐसे घूमने लगेगा। ये आर्मेचर कॉइल है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को फेस कर रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फ्लक्स, और जब ऐसे हो जाएगा तो जीरो फ्लक्स, और जब फिर ऐसे जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स। यानी जैसे जैसे ये आर्मेचर कॉइल घूमेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन होते ही ईएमएफ आएगा और ईएमएफ से करंट आएगी। अब यानी ये समझ चुके हैं आप कि डैम पर जो हम पानी रोकते हैं उस पानी को गिराने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। जब हम हाई हाइट से पानी को गिराते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है आफ्टर हिटिंग दिस आर्मेचर कॉइल, और जैसे आर्मेचर कॉइल को हिट करता है आर्मेचर कॉइल रोटेट करने लगती है, मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर कॉइल है, रोटेट कर रही है, फ्लक्स वेरिएशन होता है, और फ्लक्स वेरिएशन होते ही करंट इंड्यूस हो जाती है। इसी करंट को वायर के थ्रू आपके घर तक पहुंचाया जाता है, जो आपके डिवाइसेस में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस कर देता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस डिवाइस से मिलती है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन आप डिफरेंट अदर काइंड में करते हैं, जैसे फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप एयर प्रेशर वेरिएशन में, बल्ब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बदले में लाइट, कूलर से पास कराते हैं तो आपको ठंडी हवा मिलती है। दिस मीन्स दैट जब हम एक आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं, आपने लोअर क्लास में डायनेमो पढ़ा होगा, क्या होता था डायनेमो? एक आर्मेचर कॉइल होती थी, उसको मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से घुमाते थे। तो अगर हम किसी आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन से करंट इंड्यूस होगी, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, और यहाँ हमें करंट मिलेगी। तो हम लोगों ने फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लिया, हम लोगों ने फैराडेज के मैग्नेट एक्सपेरिमेंट का फुल फ्लेश एक्सप्लेनेशन पा लिया। आ जाइए म्यूचुअल इंडक्शन, यानी अब हम लोग देखेंगे हाउ द वाईफाई और रिमोट कंट्रोल इज वर्किंग एंड हाउ इट्स वर्किंग कैन बी एक्सप्लेन्ड, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें इन्होंने एक कॉइल लिया आप एन टर्न और एक रिहोस्टेट के थ्रू इसमें सेल कनेक्ट कर दिया। रिहोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस घटा सकते हैं, आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। जिस कॉइल में सेल लग जाता है उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल का मतलब अ कॉइल विथ करंट, अ कॉइल विथ पावर। इसके पास हम एक दूसरा कॉइल रख रहे हैं, इसमें कोई भी सेल नहीं है, और इसमें हम एक गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं ये देखने के लिए कि इसमें करंट है या नहीं है। हमारे पास यानी दो कॉइल हैं, एक को प्राइमरी कहते हैं, एक को सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी उसको कहते हैं जिसमें पावर सोर्स होता है, सेकेंडरी उसको कहते हैं जिसमें इन्फ्लुएंस स्टडी करना है या जिसमें पावर ट्रांसफर करना है। अब म्यूचुअल इंडक्शन में ये देखा गया कि अगर हम प्राइमरी में करंट को चेंज करें, यहाँ हम इस
रिहोस्टेट से प्राइमरी कॉइल में करंट को घटाए बढ़ाए तो तुरंत यहाँ गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यानी कि करंट चेंज डन इन प्राइमरी और करंट इज इंड्यूसिंग इन द सेकेंडरी कॉइल, जबकि इनके बीच में कोई फिजिकल टच नहीं है। इसको एक्सप्लेन कैसे करें? आप ऐसे समझिए ना कि प्राइमरी में जैसे सेल ऐड किया मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, और अब आप रिहोस्टेट से करंट घटाएंगे बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगी, अकॉर्डिंगली फ्लक्स फ्लक्चुएट करेगा। प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी से फ्लक्स बाउंड कर रही है, और अब आप अगर प्राइमरी की करंट चेंज कर रहे हैं तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सेकेंडरी से भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, सेकेंडरी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स वेरिएशन हो जाएगा, फ्लक्स वेरिएशन होते ही ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ से करंट आ जाएगी। अब आप समझिए कि क्यों टीवी का रिमोट लेकर के आप और टीवी की तरफ ऐसे ऐसे करते हैं, उसको दूसरे तरफ क्यों नहीं करते? हालांकि आज की डेट में आप टीवी के रिमोट को अदर साइड भी करेंगे तो टीवी ऑन ऑफ होगी, लेकिन मोस्टली हम लोग की आदत है रिमोट लेके टीवी की तरफ ही हम ऐसे करते हैं। मतलब जितना पास होगा प्राइमरी टू द सेकेंडरी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी उतना ज्यादा होगा, और स्मॉल वेरिएशन इन प्राइमरी के लिए ह्यूज वेरिएशन इन सेकेंडरी होगा। इस प्रोसेस में इंड्यूस करंट काफी ज्यादा आएगी। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हम प्राइमरी में करंट वेरिएशन कराते हैं तो देखते हैं सेकेंड जो कि नियर बाई कॉइल्स है उसमें करंट फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व होता है। इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यहाँ एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम। क्या ऐसा नहीं कि सेकेंडरी का जो फ्लक्स है N2 phi2, where N2 is the number of turn in secondary and phi2 is the flux bound through each coil। ये प्राइमरी की करंट पर डिपेंडेंट है। प्राइमरी में करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, ज्यादा फ्लक्स। प्राइमरी में करंट कम कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, फ्लक्स कम हो जाएगा। यानी प्राइमरी में वेरिएशन से सेकेंडरी में करंट जनरेट होने वाली है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो सेकेंडरी का फ्लक्स बाउंड होगा N2 phi2 वो प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी होगा। ज्यादा करंट है प्राइमरी में तो फ्लक्स ज्यादा होगा, कम करंट है प्राइमरी में तो करंट कम होगा। यहां से एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसको कहते हैं एम। ये हो गया MI1। N2 phi2 is equal to MI1। यही M अमाउंट ऑफ जेनरेटेड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल की इंफॉर्मेशन देगा। यहां से M की यूनिट हो जाएगी, M हो जाएगा N2 phi2 अपॉन I1। N2 नंबर है, phi BA, B इन टेस्ला, A इन मीटर और I इन एम्पियर। यानी यहाँ आप निकाल सकते हैं इसका यूनिट, तो आपको मिलेगा, ये आता है सॉल्व करने पर वोल्ट एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। अभी हम लोग निकाल लेंगे एक बार और, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। phi2 is equal to BA से अभी और आसान हमारे पास आ जाएगा। फिलहाल M की जो यूनिट है यहाँ से लिख सकते हैं phi BA, B टेस्ला, A मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर। अरेंज करेंगे तो आएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ठीक है, N2 phi2 is equal to MI1। अब अगर यहाँ हम एक वोल्ट मीटर लगा दें तो हम रीड कर लेंगे इसमें कितना ईएमएफ जनरेट हुआ। फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली ये ईएमएफ हो जाएगा माइनस, याद कीजिए, एन डेल फाई बाई डेल टी। तो एन डेल फाई बाई डेल टी, सेकेंडरी की बात कर रहे थे, लग जाएगा। यानी कि E2 इज इक्वल टू माइनस N2 डेल फाई 2 बाई डेल टी विल बी द रीडिंग टेकन बाय दिस वोल्ट मीटर। जो इसमें ईएमएफ आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल होगा, रीड हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ N2 phi2 और N2 phi2 is the MI1। So this becomes minus del by del T of MI1। M कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आपको मिल रहा है सेकेंडरी का ईएमएफ इक्वल टू माइनस M डेल I1 बाई डेल टी। डेल I1 बाई डेल टी करंट चेंज इन प्राइमरी है और E2 EMF डेवलप्ड इन सेकेंडरी है, और M इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दिख रहा है, सेकेंडरी में डेवलप्ड EMF ये तो कांस्टेंट है,
प्राइमरी में करंट वेरिएशन के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा करंट वेरिएशन होगा प्राइमरी में, उतना ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला आ रहा है माइनस तो लेंज लॉ की वजह से है, न्यूमेरिकल लगाने में छोड़ देंगे, माइनस E2 अपान डेल I1 बाई डेल टी। देख लीजिए, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड आ गया ये वाला वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, यूनिट हो जाएगी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। इसको डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट थे हेनरी, उनके ऑनर में यूनिट रखी गई हेनरी। वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर की यूनिट रखी गई, का नाम रखा गया हेनरी, और ये यूनिट है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दो जगह आ रहा है, N2 इक्वल टू MI1 और M इक्वल टू माइनस E2 डेल I1 बाई डेल टी। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो रिमोट है, उस रिमोट की एक मैग्नेटिक फील्ड है, आज की डेट में उसकी जगह इंफ्रारेड लेते हैं, वो जाके फ्लक्स बाउंड कर देता है टू द प्राइमरी। और जब आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो प्राइमरी में फ्लक्स वेरिएशन शुरू हो जाता है। उस फ्लक्स वेरिएशन की वजह से करंट इंड्यूस होती है, और उस करंट से जो भी चेंज होना है सर्किट में, वो चेंज हो जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? प्राइमरी में करंट वेरिएशन की वजह से सेकेंडरी में एक ईएमएफ एंड हेंस एक करंट फ्लो करने लग जाएगी। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक पैरामीटर आ रहा है जो ये कैलकुलेट कराएगा कि सेकेंडरी में कितना ईएमएफ या कितना करंट इंड्यूस होगा। उस एम के लिए हम लोग बता रहे हैं कि सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल होता है। एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए यहाँ मिल गया N2 इज इक्वल टू MI1। अब हमारे पास वोल्टमीटर अगर होता सेकेंडरी में तो फैराडे फर्स्ट क्लास से आ जाता E2 इक्वल टू माइनस N2 डेल phi2 बाई डेल टी। N2 को phi2 के साथ अरेंज कर लिए तो ऐसे हो गया। नाउ N2 phi2 को MI1 से रिप्लेस कर दिए, M बाहर कर लिए, तो हमें मिल गया सेकेंडरी में ईएमएफ जो होगा वो M टाइम्स प्राइमरी में करंट वेरिएशन। यहाँ से M निकाल लिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, तो इतना लिखना पड़ेगा आपको। आ जाइए सेल्फ इंडक्टेंस। अगर सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे, जबकि प्राइमरी में टर्न है, तो इतना आसानी से करंट चेंज नहीं होगी। क्या मतलब है सेल्फ इंडक्शन? अगर हम ये प्राइमरी ले लेते, मतलब टर्न वाला रेजिस्टेंस, टर्न वाली कॉइल जिसमें टर्न हो, और इसमें रिहास्टेट के थ्रू हम एक सेल अप्लाई कर देते, और अब हम यहाँ एक गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर लगा देते सीरीज में है तो एमीटर या गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर नहीं लगेगा, वोल्टमीटर यहाँ लगेगा। तो अगर हम एक एमीटर लगा देते और अभी हम रिहास्टेट से करंट फ्लक्चुएट कराते, हम ये देखते कि जब हम इसमें करंट फ्लक्चुएट करा रहे हैं तो एमीटर की रीडिंग चेंज नहीं हो रही है। ओम्स लॉ में आप टर्न नहीं लेते हैं, ओम्स लॉ में आप एक सीधा वायर लेते हैं और उसमें आप वोल्टेज चेंज कराते हैं, करेस्पॉन्डिंगली करंट चेंज होती है। अगर उस सीधे वायर को पेंसिल के ऊपर लपेट के एक स्पाइरल या टर्न बनाना है तो अब वो रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो इंडक्टर कहलाएगा। इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड। क्यों? क्योंकि जब वो सीधा था तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, कॉल्ड रेजिस्टेंस। और जैसे ही उसने टर्न लिया, अभी रेजिस्टेंस तो जो था तो था ही, अभी उसके टर्न लेते ही उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सोलेनॉइड। अब उसका नाम होगा इंडक्टर। यानी एक सीधा वायर रेजिस्टेंस होता है और उसको क्वाइल्ड में अगर क्वाइल्ड करना है, स्पाइरल करना है, तो अभी वो सोलेनॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, कैपेबिलिटी टू मेक अ मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट मिलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ऐसी सर्किट जिसमें टर्न होते हैं में करंट हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते, इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या मतलब है? मतलब हमने ऑन कर दिया सेल को, रियोस्टेट जोड़ दिया, करंट आई, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मैग्नेटिक फील्ड बनते ही क्या हुआ? फ्लक्स बाउंड हो गया। अब क्या होगा कि जब आप रियोस्टेट से करंट कम करेंगे तो फ्लक्स कम होगा, जब रियोस्टेट से करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। यानी जब आप इस सर्किट में रियोस्टेट से करंट को कम या ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन से ईएमएफ आएगा, ईएमएफ से करंट इंड्यूस होगी, और ये उस काज का अपोज करेगी जिस काज से डेवलप हुई है। मान लेते हैं यहाँ रीडिंग थी 10 एम्पियर,
और आपने रिहोस्टेट से करंट 2 एम्पियर से कम कर दी, आपने 2 एम्पियर की करंट कम की तो ये रीडिंग 8 एम्पियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये रीडिंग 8 एम्पियर नहीं हुई, ये रीडिंग अभी भी 10 एम्पियर ही रही। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि जब आप 10 एम्पियर से डिक्रीज करके करंट 8 एम्पियर करेंगे तो 10 एम्पियर की करंट जब 8 एम्पियर में कन्वर्ट होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होते ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपियर होगा, करंट इंड्यूस होगी, उस काज को अपोज करेगी जिस काज से डेवलप हुई है। काज है करंट का कम होना। तुरंत करंट के सपोर्ट में 2 एम्पियर की करंट आएगी और मेन करंट में होने वाले चेंज को अपोज कर देगी लेंज लॉ। मतलब जब हम 2 एम्पियर से करंट चेंज करेंगे तो 2 एम्पियर की इंड्यूस करंट आएगी, अगर हम मेन करंट को कम कर रहे हैं तो मेन करंट में जाके ऐड हो जाएगी। इसीलिए आपको कोई भी रीडिंग चेंज होता हुआ एमीटर में या गैल्वेनोमीटर में नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक सीधा वायर जो था उसको एक टर्न्ड कॉइल में कन्वर्ट कर दें और उसको किसी सर्किट में ले जाके ऐड कर दें तो अब हम वहां आसानी से करंट चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस टर्न्ड कॉइल में फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा और अब अगर हमने मेन करंट को कम किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन से इंड्यूस करंट आएगा, उस काज को अपोज करेगा जिस काज से डेवलप हुआ। काज है मेन करंट का कम होना, तो इंड्यूस करंट मेन करंट को बढ़ा देगा। इस तरीके से मेन करंट जितने से हम कम किए थे उतने से बढ़ गई, तो रीडिंग क्या हुई? कांस्टेंट हो गई। अगर मेन करंट बढ़ने की कोशिश करेगी तो उसी टाइम पर फ्लक्स वेरिएशन से इंड्यूस करंट आएगी और ये मेन करंट के बढ़ने को अपोज करेगी और मेन करंट के अगेंस्ट फ्लो होकर के मेन करंट को कांस्टेंट कर देगी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन डेवलप है इंड्यूस करंट। अगर 10 एम्पियर की करंट थी और हमने इसको डिक्रीज करा के 8 एम्पियर किया तो रीडिंग में 8 एम्पियर नहीं 10 एम्पियर ही होगा, क्योंकि जब 10 एम्पियर को 8 एम्पियर करेंगे तो 2 एम्पियर करंट गायब हो गई, लेकिन उसी समय पर फ्लक्स वेरिएशन की वजह से इंड्यूस करंट हो गई और वो इंड्यूस करंट 2 एम्पियर की इंड्यूस होके इस 8 एम्पियर में ऐड हो गई। अकॉर्डिंगली नेट करंट 10 एम्पियर की ही रह गई। अगर आपने 10 एम्पियर को 12 एम्पियर कर दिया बढ़ा के तो रीडिंग में 12 एम्पियर नहीं आएगा, रीडिंग में 10 एम्पियर ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 10 से 12 एम्पियर की करंट करेंगे तो फिर फ्लक्स वेरिएशन होगा, फ्लक्स वेरिएशन से करंट इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होगी तो उस काज को अपोज करेगी जिस काज से डेवलप हुई है। काज है करंट का ग्रो होना, तुरंत अगेंस्ट टू द मेन करंट फ्लो होगी और मेन करंट से माइनस हो जाएगी। तो मेन करंट 10 से 12 किए थे 12 में 2 हटा दीजिए, ये आपको 10 एम्पियर मिलेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या है सेल्फ इंडक्शन? जब हम किसी वायर का टर्न्ड कॉइल बना लेते हैं और अब उसमें हम करंट वेरिएशन कराते हैं तो बिसाइड्स द मेन करंट देयर इज एन इंड्यूस करंट और ये इंड्यूस करंट मेन करंट में होने वाले चेंजेस को अपोज कर देती है। मेन करंट अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगी, मेन करंट अगर घट रहा है तो घटने नहीं देगी। इस तरीके से इंड्यूस्ड करंट मेन करंट को कांस्टेंट कर देती है। दिस इज अ स्टेबलाइजर एक्शन। अगर घर में आप पुराना रेफ्रिजरेटर रखे हो या एसी हो तो देखते हैं एक बड़ा सा स्टेबलाइजर लगा होता है, कभी उस स्टेबलाइजर को उठाकर देखिए वो बहुत भारी होता है क्योंकि उसमें कुछ नहीं टर्न्ड कॉइल होता है। 25,000 30,000 50,000 टर्न होते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ग्रो हो जाता है। अब जब करंट बढ़ती है तो इंड्यूस करंट मेन करंट को अपोज कर देती है, करंट कांस्टेंट। और जब मेन करंट घटती है तो इंड्यूस करंट मेन करंट की डायरेक्शन में फ्लो को इसको सपोर्ट कर देती है, यानी मेन करंट को ना तो घटने देगी ना बढ़ने देगी। इस तरीके से मेन करंट कांस्टेंट हो जाएगी। इसको बोलते हैं फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसमें क्या होगा? प्राइमरी का फ्लक्स N1 ∅1 प्राइमरी की